हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं रिफ्रैक्शन को दोबारा से। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंडिंग शो करती है। तो लाइट का बेंड होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर इसको आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को हम फिर से देखते हैं और फिर इन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। सपोज करिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। दोनों मीडियम को सेपरेट जहां पर होती है उस फेस को हम बोलते हैं इंटरफेस। अब एक लाइट मीडियम 1 से इस सरफेस पर, इस इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है। ये जो रे इनकमिंग रे जो आ रही है दूसरे मीडियम की तरफ, इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पर फॉल होती है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट से इस इंटरफेस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब इस इंसिडेंट रे को जाना तो चाहिए था स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई या फिर नॉर्मल से अबे बेंड हो गई। तो ये जो लाइट बेंड हुई है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है और आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही आपके रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या फिर अगर इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये था आपका रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन की हेल्प से ये जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है इनको हम समझेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि जो आगे हम रीड करने वाले हैं वो सेकेंड लॉ से ही रिलेटेड है। सेकेंड लॉ कहता है ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बेसिकली वो डिफाइन करता है। क्या कहता है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये एक मीडियम का पेयर है ना, इसके लिए इन दोनों एंगल्स का रेशियो कैसा रहता है? कांस्टेंट। कैसा रहेगा? कांस्टेंट, जैसे कि यहां पर बताया गया। फिर सुन लो, सेकंड लो कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और इस एन को हम क्या बोलते हैं? इस एन को बोलते हैं कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, दैट इज ये यूनिटलेस होता है। तो आगे मूव करते हैं और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं ये देखेंगे। आइए, तो ये जो हमारा सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको हम? स्नेल्स लॉ। तो आपने देखा कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही थी, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही थी। तो हमने यहां पर देखा था कि फर्स्ट मीडियम में जो बन रहा था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और जो सेकंड मीडियम में फॉर्म हो रहा था वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। ये दो चीजें देखी थी। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एन है, तो ये जो एन आया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2। इस तरीके से लिख सकते हैं 1 and 2। या फिर हम ये जो 1 and 2 है इसको n2 over n1 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो मैंने लिखा 1 and 2, इसको पढ़ेंगे कैसे?
इसको हम रीड करते हैं, ये जो 1 एंड 2 है ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ RI ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हम ऐसे रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं, 1 एंड 2 को हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर यही लाइट आपकी सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आती तो ये जो सेकेंड मीडियम है इसके अंदर होता एंगल ऑफ इंसिडेंस और फर्स्ट मीडियम में होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू 2n1। कैसे लिख देते हैं 2n1, या फिर हम इसको लिख देते हैं 1n1 ओवर n2। अब यहां पर ये जो 2n1 है इसको हम रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो आइए इसको अगेन हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसा कि यहां पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो इसको कैसे रीड करेंगे, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से किस में जा रही है, सेकेंड मीडियम, तो कुछ नहीं करना है आपको, या फिर हम बोल दें लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। ये दो लाइन याद कर लो बस, उसके बाद ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। क्या देखना है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स को देखना, जो पढ़ा उसको बस याद रखना है। तो हमने देखा लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जो पहला मीडियम है उसमें होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड मीडियम में होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट की स्पीड पहले मीडियम में होती है v1, सेकेंड मीडियम में होती है v2। अब हम ये 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में जो लाइट जा रही थी, यहां बीच में हम क्या रख देते हैं, यहां n रख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रख दो। अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 1n2। आपने 1n2 लिख दिया, इस 1n2 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए पहले एंगल को देखना, साइन आई ओवर साइन आर, और कैसे लिख सकते हो उसको, v1 अपॉन v2। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ये जो 1n2 लिखा है इसको n2 ओवर n1 भी लिख सकते हैं, और क्या करेंगे इसको साइन आई अपॉन साइन आर के भी इक्वल कर सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। ये फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया, इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये जो 1n2 है इसको कैसे रीड करोगे, अभी मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब आते हैं इधर, अगर लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आती है तो जो सेकेंड मीडियम में लाइट वो क्या बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फर्स्ट मीडियम वाली क्या बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ। ऐसे ही जो सेकेंड मीडियम है आपका, उसमें जो स्पीड होगी वो v1 होगी, v2 होगी, और फर्स्ट मीडियम में स्पीड कितनी हो जाएगी, सपोज करो v1 होगी। अब यहां क्या रखेंगे हम, बीच में n, और इस n को लिख देंगे हम 2n1, मींस लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2n1 इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, पहले एंगल मेंशन कर दिए, फिर क्या करोगे v2 ओवर v1, ये लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n1 ओवर n2 इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू v2 ओवर v1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसको रीड कैसे करोगे, 2n1 को इसको रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब आगे हम यही चीज और अच्छे से पढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे मीडियम 1 को रेरर मीडियम या डेंसर मीडियम मान लेंगे, या मीडियम 2 को हम रेरर या डेंसर मान लेंगे, और कुछ डायग्राम की हेल्प से इसी को और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सपोज करिए अगर लाइट आपका इधर एयर है, क्या है आपका इधर एयर, ये एयर है मीडियम 1 में, और मीडियम 2 में आपका गिलास है यहां पर। इसको देख लो, इसके बाद पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए इस एग्जाम के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो एयर से कहां जा रही है, गिलास में जा रही है।
इसको देखना। तो यहाँ पर एयर के अंदर जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स यहाँ पर एंगल आई है, और ग्लास के अंदर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे इतनी बात तो क्लियर हो गई कि लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, क्योंकि जो एयर होती है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, मींस रेरर से डेंसर में जाएगी तो ये बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये इंसिडेंट रे। अब देखना, एयर के अंदर इंसिडेंट रे की स्पीड थी v एयर लिख दो या फिर v1। ग्लास के अंदर जो स्पीड थी वो आप v ग्लास लिख सकते हो या फिर v2 भी लिख सकते हो। तो यहां पर मैंने लिखा v एयर और इधर लिख दिया स्पीड v ग्लास। अब कुछ नहीं करना है, इतना सिस्टम तैयार करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हम यहां पर क्या करेंगे, एन ले लेंगे। अब इस एन को किस तरीके से लिखोगे, एन के टॉप पर ए लिखोगे, फिर एन लिखोगे, फिर जी। तो ये हो गया आपका एन जी। ये बता रहा है लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। फिर क्या करते हैं हम, एंगल देखते हैं। आप क्या एंगल लोगे, सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तो ये आपका रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन क्या बना सकते हो, आपने देखा लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो हमने लिख दिया ए एन जी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वी ए, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वी ग्लास। ये दो, एक तो एंगल्स के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने देख लिया और दूसरा स्पीड के रेस्पेक्ट में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस दो फॉर्मूले बना दिए। इसको आप कैसे रीड करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसको कैसे रीड करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए एन जी को आप लिख सकते हो एन जी अपॉन एन ए। उधर भी आपको जो लिखा है ए एन जी को आप एन जी अपॉन एन ए लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों की, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है किसी भी चीज को रिलेट करने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, इसके नेम से क्लियर हो रहा है रिवर्सिबिलिटी। यहां पर क्या होगा, हमने एक ग्लास स्लैब लिया, ये एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के इधर उधर क्या है, एयर, इधर भी एयर है, फिर क्या है आपका ग्लास है, फिर आपका एयर। पहले एयर, फिर ग्लास, फिर एयर। यहां पर हम लाइट से रिलेट करेंगे। सपोज करिए लाइट एयर से किसके अंदर जा रही है, ग्लास के अंदर। तो एयर के अंदर जो रे है लाइट की, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ये ग्लास पर जहां पर स्ट्राइक कर रही है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी आई, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप देखिए ये लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का ज्यादा है, तो ये क्या होगा, बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। लेकिन ये जो होलो ग्लास है इसके यहां पर हमने मिरर रख दिया, ये लाइट जैसे ही इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल। और ये जो मिरर है, इस मिरर पर ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर, जब रे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो पहले क्या देखा, पहले हमने क्या लिया, एक हॉलो ग्लास स्लैब लिया, इस ग्लास स्लैब के अंदर एक प्लेन मिरर रखा इस तरीके से। उसके बाद हमने एयर से एक रे को इस ग्लास के अंदर भेजा, तो एयर में जो रे है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे इस ग्लास की सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, वहां पर जहां स्ट्राइक किया वहां पर जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देती है, ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इसके साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद क्या होगा,
भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का ज्यादा है, तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे थी इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। जो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुई उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ये बनाएगी यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अब ये जाकर इस मिरर पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक हुई, तो जब भी परपेंडिकुलर स्ट्राइक होगी तो ये उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी जिस पाथ पर आई थी। तो यहां पर देखना है भाई, एयर से ग्लास में आई, मिरर से टकराई, वापस कहां चली गई, ग्लास से एयर में। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने देखा लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, एयर से ग्लास में, एयर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लास के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पहला केस है। तो यहां पर आप क्या रखोगे, बीच में एन रखोगे और इसको लिख दोगे ए एन जी। ए एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होगी इक्वेशन 1। अब आप सेकंड केस देखिए, गिलास से कहां जा रही है, एयर के अंदर, गिलास से कहां जा रही है, एयर के अंदर। आप यहां पर क्या रखोगे, एन, गिलास में क्या है, अब ये दूसरी वाली जब रिवर्स हो रही है लाइट तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा जिसको हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला था। तो ग्लास के में आर हो गया, एयर में जाकर आई है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, जी एन ए। जब आपने जी एन ए लिखा तो ये क्या होगा, साइन आर अपॉन साइन आई, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए एन जी, इक्वेशन 1 और 2 का आप मल्टीप्लाई कर लो, ए एन जी इक्वल टू जी एन ए, क्या होगा, ए एन जी की जगह साइन आई ओवर साइन आर रखेंगे ए एन जी की प्लेस पर, और जी एन ए की प्लेस पर क्या रखोगे, साइन आर अपॉन साइन ए। अब आप देखिए साइन आर से साइन आर कट हो जाएगा, साइन आई से साइन आई कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ए एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से ए एन जी इंटू जी एन इक्वल टू 1 आया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन ए। तो हम ये बोल सकते हैं, यहां पर देखिए आप, ए एन जी किसके रेसिप्रोकल है, जी एन ए के। तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मींस ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे भी अप्लाई होगा, और आगे मूव करते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसके इधर एयर है और इधर भी एयर है, दोनों साइड एयर है, ये गिलास है। अब लाइट एयर से गिलास के अंदर एंटर करती है, तो यहां पर देखिए ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर फॉल होगी ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो ये क्या होगी, जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ये आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या होगा, ये इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ग्लास से एयर में आएगी, जाना तो चाहिए इसको सीधा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप देखिए जब एयर से ग्लास में हो गई, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाई में, तो ये बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर ग्लास से एयर में जाएगी तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये ग्लास से जब एयर में जाएगी तो इस रे को हम बोलेंगे इमरजेंट रे, और ये इमरजेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट होगा, जब ये आर है तो ये भी आर होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां पर हमें सॉल्व क्या करना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई के है या नहीं है, ये बात हमें प्रूव करनी है। देखो आप इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर देखिए, ये वाली सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और इस वाली सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। मीन जब लाइट इस पर स्ट्राइक कर रही है तब लाइट बेंडिंग शो कर रही है, फिर इसके जो पैरेलल फेस है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की उस पर स्ट्राइक कर रही है तब बेंडिंग शो कर रही है। तो ये दोनों
फेसेस आपस में क्या है, ग्लास स्लैब की पैरेलल, इसलिए यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी। वो चीज क्या है, ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेलल होगी इमर्जेंट रे। क्यों पैरेलल है ये दोनों, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे? ये इस वजह से पैरेलल हैं क्योंकि ये जो फेसेस हैं जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, ये भी आपस में पैरेलल है। तो जब भी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में पैरेलल होती हैं तो इमर्जेंट रे और जो आपकी इंसिडेंट रे है वो भी पैरेलल होती है। इस बात को प्रूव करना है। ये दोनों कब पैरेलल होंगी, जब एंगल आई इक्वल होगा एंगल ए। इस कंडीशन में इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे भी पैरेलल होती है। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं। पहले हमने देखा लाइट एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से एयर के अंदर। तो पहला केस देखिए, एयर से ग्लास में जा रही है, बीच में मैंने बोला था ऐसे एन रख दोगे, यहाँ पर एंगल आई होगा, एंगल आर, इस एन को आप लिख दोगे ए एन जी। कैसे रीड करोगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो आपने इसको रीड किया और ए एन जी को लिख दिया साइन आई ओवर साइन आर। ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद देखिए ग्लास से एयर में जा रही है, जब ग्लास से एयर के अंदर जाएगी बीच में एन लिखोगे, जैसा ऊपर लिखा था यहाँ पर एन लिखा, इसको लिख दोगे आप जी एन ए। अब जब आपने जी एन ए लिखा इसको रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास के अंदर ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको आर लिख दोगे। और जो एयर है ये जो इमर्जेंट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो क्या है आपका एंगल ए। इसका मतलब एयर में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए, इमर्जेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप इसको लिखोगे साइन आर ओवर साइन ए, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मींस इक्वेशन 1 और 2 की आप मल्टीप्लाई करोगे। जब आपने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 एंड 2 का तो क्या होगा, देखिए 1 एंड 2 का मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशन का तो आपको मिलेगा ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर इंटू साइन आर ओवर साइन ए। एन जी की जगह रख दिया साइन आई ओवर साइन आर, जी एन ए की जगह रख दिया साइन आर ओवर साइन ए। तो ये साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा। और फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ए एन जी इंटू जी एन ए का प्रोडक्ट क्या था, ये होता है 1 इक्वल टू साइन आई ओवर साइन ई। तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन ई 1 आ गया क्योंकि इसकी जगह 1 पुट कर दिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। तो यहाँ पर आपने देखा साइन आई अपॉन साइन ई किसके इक्वल है, 1 के। जब साइन आई अपॉन साइन ई 1 के इक्वल है मींस साइन आई अपॉन मींस साइन आई इक्वल किसके हो जाएगा, साइन ई के। तो यहां पर हम इसको साइन को कट नहीं कर सकते, आप क्या करोगे यहां पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, इससे ये प्रूफ हो गया एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। जब ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगी तो ये हमें ये बता रही है कि यहां पर जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसकी दो फेसेस पैरेलल है और पैरेलल होने की वजह से क्या हो रहा है, जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल बाहर आ रहा है जहां जहां से आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो आगे मूव करते हैं और देखते हैं। ये तो समझा दिया, उसी से रिलेटेड है। तो यहां पर इन्होंने ये बताया है कि ये जो इमर्जेंट रे थी, यहां पर क्या बताया है, ये इमर्जेंट रे और जो आपका ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये बताया गया है। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, मतलब किस किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन या बेंडिंग देखने को आपको लाइट की नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन क्या है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लेकिन वो लाइट परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है, मतलब जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो इंटरफेस है दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, उस पर अगर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। और आपकी ये जो कंडीशन है ये नो डेविएशन की कंडीशन है। दूसरा,
कब आपको नो डेविएशन या फिर आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा? अगर मीडियम 1 का और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 किसके इक्वल है n2, इस केस में भी नो डेविएशन है। पहला क्या है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री, अगर बाउंड्री पर नॉर्मली फॉल हो रही है तब आपको नो डेविएशन मिलेगा। दूसरा क्या है? जब रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ टू मीडिया आर इक्वल, दो मीडियम है, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तब आपको नो डेविएशन की कंडीशन या नो बेंडिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप किसी स्टोन को या वाटरमेलन को या फिर आप लेमन को किसी बीकर के अंदर या किसी भी यूटेंसिल के अंदर जो कि पानी से भरा हुआ है उसमें रखते हो, तो उसका जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो रिफ्रैक्शन। एक्चुअल साइज जो होता है वो नहीं दिखाई देता, उससे बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आप किसी कॉइन को या किसी स्टोन को पानी में डालते हो तो वो पानी के बॉटम पर ना दिखाई देकर थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये भी किसके वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर आप पेंसिल को पानी में डिप करते हो तो पेंसिल बेंड नजर आती है, किसके वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ये और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शन के। आइए एक क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। यहाँ पर लाइट जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर करती है, और बोला है ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है Ng इक्वल टू 1.5। मीन्स अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको कैसे लिखते हैं? NN। इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं है तो ये इस तरीके का भी हो सकता है AN। तो ये जो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो ग्लास का दिया है। उन्होंने कहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। भाई एयर में तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, C से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन उन्होंने ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पूछी, तो यहाँ पर वही सिंपल ट्रिक लगाना है। कौन सी वाली? आप सबसे पहले लिखोगे लाइट एयर से ग्लास में जा रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर आप यहाँ पर एयर के नीचे स्पीड ऑफ लाइट लिखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका बी एयर है। ग्लास में आपसे पूछी है स्पीड ऑफ लाइट बीजी, ये आपसे पूछा है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया गया है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? इस तरीके से ANG। आपने क्या लिख दिया? ANG। इस ANG को आप कैसे लिख सकते हो? NG/NA। ये लिख सकते हो NG/NA। ये जो ANG है ये किसके इक्वल है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहां से ये जो फॉर्मूला हम बनाकर तैयार कर रहे हैं इसको लिखेंगे N ग्लास अपॉन N एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, इसकी जगह आप 1 रख दोगे, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की आपको निकालना है ग्लास के अंदर। तो इसको आप क्या करोगे? यहां से लिख दोगे V ग्लास इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई बी ग्लास को ऊपर ले गए और ये जो एन ग्लास था इसको नीचे ले आए, तो यहां पर क्या होगा? वी ग्लास इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन RI ग्लास का लिख दोगे कितना है? 1.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो ग्लास के अंदर स्पीड आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपने देखा कि एयर में तो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ग्लास में कितनी स्पीड आई निकलकर? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये बात इससे प्रूफ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने के बाद एक चीज समझ आई कि अगर आपको किसी भी मीडियम में स्पीड निकालना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होगा V मीडियम इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन N मीडियम। जैसा कि यहां पर आपने देखा
वी मीडियम मतलब हमने वी गिलास लिख दिया, और एन मीडियम मीन्स हमने एन गिलास लिख दिया। तो आपने क्या किया था फाइनली इतना सब सॉल्व करने के बाद, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा था 1.5 और उससे इस स्पीड को डिवाइड कर दिया, आपको गिलास के अंदर स्पीड मिल गई। अब ये जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्ट लगा सकते हो या फिर इतनी लंबी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले से हम एक चीज और देखते हैं, यहां पर किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये चीज कांस्टेंट है, अगर इसको हम हटाएंगे तो वी मीडियम किसके रेसिप्रोकल होगा, एन मीडियम में। इन दोनों में रिलेशन होता है कि किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसी के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है लगातार तो मीडियम में, उसी मीडियम में जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में चेंज होती जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जैसा कि सपोज करिए एक मीडियम है, ये मीडियम दिए गए हैं कई सारे, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3। तो यहाँ पर वो पूछेगा सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी, तो आप बोलोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो V1 में सबसे ज्यादा होगी, V2 में उससे कम और V3 में सबसे कम, क्योंकि जो मटेरियल 3 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है इसलिए उसके अंदर स्पीड सबसे कम होगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश होता है।